हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेपर। दिस इज सेम अक्का रघुवीर परमार और आप लोगों का मेरे दोस्तों स्वागत है आज के जबरदस्त सेशन में, है ना। तो फिर से हम साइंस का एक और जबरदस्त सेशन लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो फटाफट फटाफट से सारे मेरे जिगर के टुकड़े आ जाइए और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं साइंस और ये प्रैपर की ऑफिशियली एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे ऑफर्स ले सकते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों इस एप्लीकेशन से। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं जो कि आपके करियर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट फटाफट से सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है मेरे दोस्तों, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड वाला जो आहार लेगा, है ना, उससे नहीं होने वाला रोग उठाना है। कौन सा नहीं होने वाला रोग उठाना है? विच डिजीजेस डज नॉट अकर to the person who takes more diet containing ascorbic acid, rickets, pellagra, scurvy या बेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़े? चलो मैं दो को एलिमिनेट कर देता हूं। आंसर क्या होना चाहिए आपका? दो को एलिमिनेट कर देता हूं, इसको और इसको। आंसर बी और सी में से होना चाहिए। फटाफट फटाफट से सारे मेरे जिगर के टुकड़े आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें मेरे दोस्तों। चलो तो क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पूछ रहा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जैसा कि आप लोगों को पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है मेरे दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड मेरे दोस्तों, है ना। चलो जो विटामिन बी होता है ना मेरे दोस्तों, उससे विटामिन बी1, है ना, उससे होता है मेरे दोस्तों आपका बेरी। और बी1 को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, आपका बी1 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, है ना। नियासिन बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। मेरे दिमाग से अभी एक बार स्किप हो गया है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। तो बाकी मुझे याद आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा। रिकेट्स होता है ना मेरे दोस्तों, ये विटामिन डी से होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होएगा, है ना। पेलेग्रा और स्कर्वी में से क्या आंसर आएगा? स्कर्वी आंसर आएगा मेरे दोस्तों। स्कर्वी विटामिन सी का अगर डाइट लेंगे मेरे दोस्तों तो ये नहीं होगा। स्कर्वी इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता था मेरे दोस्तों, है ना। तो फटाफट फटाफट से सारे मेरे जिगर के टुकड़े कनेक्ट हो जाइए और आंसर कर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। वैसे मैंने आंसर लगा दिया है, स्कर्वी नहीं होगा अगर विटामिन सी की डाइट आप लेंगे मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? विटामिन, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्तों। तो क्या नहीं है वो बताना है आपको। विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वसा नहीं है, आपको इनमें से बताना है। तो मेरे दोस्तों जो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली बात आती है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूं। आपको बताना है ए और बी में से मेरे दोस्तों। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना मेरे दोस्तों, वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 9 कैलोरी देता है। कितना देता है? 9 कैलोरी ऊर्जा आपको देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। जो वसा है ना मेरे दोस्तों, 1 ग्राम आपका जो वसा है वो 1 ग्राम वसा है वो 9 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कितने देगा? 4 कैलोरी देगा। कितने देगा? 4 कैलोरी देगा। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो प्रोटीन है 1 ग्राम आपको देगा मेरे दोस्तों। कितना? 1 ग्राम देगा आपको 4 कैलोरी। 4 कैलोरी देगा। आंसर क्या आएगा? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो विटामिन होता है मेरे जिगर के टुकड़े। इसकी वजह से क्या हो जाता है? क्वाशियोर और मैरास्मस डिजीज जरूर हो जाती है, पर ये हमें क्या नहीं देता? ऊर्जा नहीं देता। मतलब इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकती है, पर ये हमें ऊर्जा नहीं देता है मेरे दोस्तों। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं किया है, तो फटाफट फटाफट सारे मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज मेरे दोस्तों, है ना। आपको वनस्पति तेलों से वनस्पति घी वगैरह बनाना होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक इसका उपयोग कौन सा उत्प्रेरक काम में लाया जाता है? सबसे पहले हम उत्प्रेरक के बारे में देख लेते हैं मेरे दोस्तों। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों? इसके वेग को या तो कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर दें तो उसको
उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोज सब्सटेंसेज विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर आयरन नहीं होगा और प्लेटिनियम नहीं होगा। फटाफट से आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है निकल कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है मेरे दोस्तों? है ना, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शंस आर सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर और कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट? है ना, सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर और कैल्शियम। फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए कैल्शियम नहीं आएगा मेरे दोस्तों, कॉपर नहीं आएगा। आंसर ए और बी में से होने वाला है। ये तीनों होते हैं ना मेरे दोस्तों, सोडियम हुआ, कॉपर हुआ, कैल्शियम हुआ, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। जो सिलिकॉन आता है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, सिलिकॉन एक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है मेरे दोस्तों। सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, ये क्या होते हैं? बहुत कम ताप पर, बहुत ज्यादा ताप पर क्या दिखाते हैं? चालकता दिखाते हैं। ये धातु और अधातुओं को अलग करते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो धातु और अधातुओं को मेरे दोस्तों, अधातु को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये जिगजैग लाइन होती है ना, इस पे आते हैं मेरे दोस्तों सेमीकंडक्टर। धातु और अधातु को अलग करते हैं और आंसर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन कंटेनिंग मेटल एटम्स इज आपका विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन ए मेरे दोस्तों। तो धातु परमाणु से युक्त मतलब ऐसी विटामिन बताना है जो कि क्या मिलता है इनके अंदर, जिनके अंदर क्या मिल जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, जिनके अंदर आपको विटामिन मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। आपका विटामिन सी आने वाला है, या फिर मेरे जिगर के टुकड़ों आपका विटामिन B6 आने वाला है, विटामिन B12 आने वाला है, या विटामिन ए आने वाला है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों आपको पता है कि विटामिन B12 होता है, इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबैलामिन। क्या बोलते हैं? साइनोको बैलामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलामिन बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। और इसके अंदर क्या पाया जाता था? कोबाल्ट 60 पाया जाता था, है ना। क्या पाया जाता था? कोबाल्ट 60 पाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B12 होगा। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। इसमें क्या पाया, इसको क्या नाम है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन मेरे जिगर के टुकड़ों क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। आपका विटामिन जो सी है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से मेरे दोस्तों क्या डिजीज हो जाती थी? स्कर्वी डिजीज हो जाती थी। कौन सी डिजीज हो जाती थी? स्कर्वी डिजीज हो जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही और भी विटामिन है मेरे दोस्तों। विटामिन B7 अगर पूछ लिया जाए, इसको बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। और जो बायोटिन है मेरे दोस्तों, ये बालों को जो आपके बाल हैं वो उड़ जाते हैं, वो इसकी कमी की वजह से उड़ जाते हैं, है ना। तो बालों के लिए काफी अच्छा हेल्पफुल है मेरे दोस्तों। और भी विटामिन है, चलो आगे भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर हमने लगा दिया है विटामिन B6, B12। वायरस के कारण पैदा होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो कि वायरस की वजह से होता है मेरे दोस्तों। चलो देख लेते हैं। चेचक है या रेबीज है मेरे दोस्तों, है ना, टिटनेस या खसरा है मेरे दोस्तों, मलेरिया है या हैजा है मेरे दोस्तों, प्लेग है या निमोनिया है ना। तो इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण पैदा होता है ना। कौन कौन से रोग हैं जो कि वायरस की वजह से पैदा होने वाले रोग हैं, वो आपको बताना है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो आंसर मतलब दोनों रोग होने चाहिए जो कि वायरस की वजह से पैदा हो मेरे दोस्तों, है ना। तो आपका निमोनिया है मेरे दोस्तों, वो तो वायरस की वजह से होता है, पर ये नहीं होता है ना। मलेरिया मेरे जिगर के टुकड़ों किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। हैजा किसकी वजह से होता है? हैजा होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। कोलेरा जिसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी की वजह से बैक्टीरिया है। यानी ये और दोनों आंसर नहीं आएंगे। आंसर या तो ए आ सकता है या बी आंसर आ सकता है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि आंसर ये आने वाला है। तो बताओ ए आंसर लगाऊं या बी लगाऊं? मेरे दोस्तों जो चेचक होता है वो भी क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? ये आपका वायरस की वजह से होता है। और रेबीज यानी कुत्ते के काटने से जो डिजीज हो जाती है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना। कुत्ते के काट जाने की वजह से होता है। और ये कैसा है मेरे दोस्तों? वायरस की वजह से होने वाला रोग है। कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़िया है, उसके लार में क्या मिलता है? रेबीज के वायरस मिलते हैं मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा।
जाएगा। अच्छा, चेचक का टीका किसने बनाया था मेरे जिगर के टुकड़ों? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक का जो टीका बनाया था मेरे दोस्तों, वो किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था? चेचक का टीका बनाया था मेरे दोस्तों। सबसे पहला जो प्रतिजैविक बनाया गया था, सबसे पहला जो प्रतिजैविक बनाया गया था वो कौन सा था मेरे दोस्तों? पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन बनाया था मेरे दोस्तों। किसने बनाया था पेनिसिलिन? आपका किसने बनाया था मेरे जिगर के टुकड़ों? फटाफट फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या? अलेक्जेंडर मेरे दोस्तों फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? पेनिसिलिन बनाया था। फ्लेमिंग, है ना, इन्होंने पेनिसिलिन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है मेरे दोस्तों? 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता ऐसा नहीं है डाउन सिंड्रोम में। स्त्रियों में अतिरिक्त गुणसूत्र नहीं होता है मेरे दोस्तों, है ना। हमारे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में मेरे जिगर के टुकड़ों, उसमें एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी ट्रिपल एक्स क्रोमोजोम जुड़ जाता है, और उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो बता दो, अब तो बता दो कि क्या हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम अगर्स मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम या फिर ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है, ए और बी में से आंसर लगाना है, तो भैया ट्राइसोमी हो जाता है। मतलब 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, है ना, क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है। 3 एक्स क्रोमोजोम आ जाते हैं, और इस अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम की वजह से आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। देख रहे हो विनोद, इतनी जबरदस्त तरीके से इनको पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, मेहनत से इस सीजन में भी हम क्लास ले रहे हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर भी आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े स्टेटस पे लगा लें, व्हाट्सएप और शेयर पे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक, जहां पे भी आप क्या करते हो सेशन को शेयर कर सकते हो, प्लीज इसको शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला समूह कौन सा है मेरे दोस्तों? जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो कौन सी है मेरे दोस्तों? जो छोटी माता है मेरे जिगर के टुकड़ों, वो तो वायरस से होने वाली डिजीज है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, है ना। आपका तपेदिक है यानी ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, और मियादी बुखार है, टाइफाइड है मेरे दोस्तों। देखो, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये तो सब वायरस से होते हैं, यानी आंसर ए और सी में से आ सकता है। आंसर क्या आ सकता है मेरे जिगर के टुकड़ों? ए और सी में से आ सकता है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है ना। आंसर या तो होगा मेरे जिगर के टुकड़ों ए या सी। तो मेरे दोस्तों आंसर देखो, मलेरिया है, वो तो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता था, लिख भी देता हूं चलो, है ना, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी में मिल जाता है। लाता कौन है? एनाफ्लीज, है ना, मादा एनाफ्लीज लाते हैं ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में। कौन सा एनाफ्लीज? मादा एनाफ्लीज इसको लेके आते हैं, ठीक है। कौन सा एनाफ्लीज? मादा एनाफ्लीज लेके आते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो मेलेटस की वजह से होता है पोलियो वायरस, और आपका टाइफॉइड होता है सोलेमोनेला। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, है ना, सोलेमोनेला। टाइफी की वजह से होता है आपका टाइफाइड, टाइफी की वजह से होता है आपका टाइफाइड। आपका पोलियो तो पोलियो मेलेटस की वजह से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। तपेदिक यानी टीबी, है ना, टीबी होता है मेरे दोस्तों। ये सारी डिजीज, टीबी है, निमोनिया है, और आपका मियादी बुखार है यानी टाइफाइड है, ये किसकी वजह से होने वाली डिजीज है? सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ना, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और बैक्टीरिया भी कौन सा है मेरे जिगर के टुकड़ों? आपका कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से फैलने वाली जो डिजीज है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? टीबी बोलते हैं। आपका जो टाइफाइड है मेरे दोस्तों, अभी मैंने बताया सोलमोनेला टाइफी की वजह से ये फैलता है ना। तो सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दिया करें। यहाँ पे जितने बच्चे अवेलेबल है उतने तो आंसर ही नहीं करते हैं, तो सारे के सारे आंसर भी करते हैं और सेशन को लाइक और शेयर करते चले, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस जनित रोग है ना, अभी मैंने बताया है वायरस जनित रोग कौन सा है, तो प्लेग नहीं है मेरे दोस्तों, आपका कॉलेरा भी नहीं है मेरे दोस्तों। आंसर बता दीजिए ए और बी में से क्या होने वाला है। कॉलेरा तो होता है मेरे दोस्तों विब्रियो कॉलेरी की वजह से, है ना, विब्रियो कॉलेरी की वजह से कौन सा होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? या आपका कॉलेरा हो जाता है। टाइफाइड होता है मेरे दोस्तों सोलमोनेला टाइफी, सोलमोनेला टाइफी की वजह से आपका होता है टाइफाइड, है ना, टाइफाइड मेरे दोस्तों, टाइफी लिख देता हूं, टाइफी, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो प्लेग होता है वो चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। और आपका मेरे दोस्तों इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, है ना, ब्लैक डेथ के नाम से इसको जाना जाता है, काली मृत्यु, है ना,
डेथ के नाम से इसको जाना जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो आंसर वायरस जनित रोग है, तो पोलियो है, पोलियो मेलेटस की वजह से होता है। आंसर क्या आ जाएगा? पोलियो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक खाली जगह के उपचार में प्रभावी है। तो मेरे जिगर के टुकड़े, जो एंटीबायोटिक है मेरे दोस्तों, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मैंने बताई थी, कौन सी थी? पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन थी मेरे दोस्तों, पेनिसिलिन थी दुनिया की पहली प्रतिजैविक मेरे दोस्तों। और ये किसने बनाई थी मेरे जिगर के टुकड़ों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी मेरे दोस्तों, फ्लेमिंग ने बनाई थी, है ना। और ये किससे बनाई गई थी? कवक के द्वारा बनाई गई थी। किसके के द्वारा बनाई गई थी? कवक के द्वारा आपका पेनिसिलिन बनाई गई थी आपका। और मेरे दोस्तों ये क्या करती है? ये आपका बैक्टीरिया से मारने के काम आती है। जितने भी एंटीबायोटिक है ना, जितनी भी प्रतिजैविक हैं, बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती हैं। बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ढूंढनी है मेरे दोस्तों, है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है मेरे दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस से होती है, डेंगू मच्छर से होती है, एडीज मच्छर से होती थी। किससे? एडीज मच्छर से होती थी, है ना। आपका हैजा होती है विब्रियो कॉलेरी की वजह से। किसकी वजह से? विब्रियो कॉलेरी की वजह से क्या होता है मेरे दोस्तों, है ना, कॉलेरी की वजह से होता है हैजा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक छूत की बीमारी है मेरे दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटीजियस? अच्छा नहीं है, ये पूछा है क्या? आपका नहीं है पूछा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, कंटीजियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। टाइफाइड बिल्कुल फैल जाती है मेरे दोस्तों। आपका चेचक है यानी स्मॉल पॉक्स है, ये भी फैल जाती है मेरे दोस्तों। आंसर क्या होगा? हिस्टीरिया। इसको बोलते हैं पैरालाइसिस। क्या बोलते हैं? पैरालाइसिस, है ना। पैरालाइसिस है मेरे दोस्तों। इससे हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो एकदम सुन्न पड़े जाते हैं, उस पर कोई हमें फील नहीं होता है, तो उसको उस वाली कंडीशन को बोलते हैं पैरालाइसिस मेरे दोस्तों। तो ये कंटीजियस डिजीज नहीं है, ये छुआछूत से एक इंसान को नहीं जाती है। अगर आप रोगी के साथ बैठ के खाना भी खा लोगे, पैरालाइसिस जो होगी, हिस्टीरिया होगी, तो उस इंसान के पास आपको बैठ के अगर खाना भी खा लिया तो आपको ये डिजीज नहीं होगी मेरे जिगर के टुकड़ों। देख रहे हो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों ओर लिखा हो सिक्का, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो सेशन को इसी बात पे मेरे दोस्तों फटाफट से शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोफीलिया क्या है मेरे दोस्तों? सबसे पहले ये कैसा है? आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया मेरे दोस्तों। और ये मेरे दोस्तों आनुवांशिक रोग है, सबसे पहले हुआ था मेरे दोस्तों क्वीन विक्टोरिया में, है ना। क्वीन विक्टोरिया में हुआ था मेरे दोस्तों। और ये अचानक से चेंजेस की वजह से हुआ था, विक्टोरिया में हो गया था मेरे दोस्तों। अचानक से उनके जीन में चेंज हो गया था, है ना। आपका इस डिजीज से पीड़ित इंसान के क्या नहीं होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी मेरे दोस्तों, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? रक्त का थक्का बिल्कुल नहीं बन पाएगा, है ना, नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसे जीन एब्सेंट हो जाते हैं इनमें, है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोजोम मेरे जिगर के टुकड़ों, एक्स और एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल के अंदर, एक्स क्रोमोजोम बचा जाता है। अगर ये हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स और एक्स क्रोमोजोम दोनों एक को इंपैक्ट करता है तो एक इसको रिकवर कर लेता है। अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम पे आ गया ना तो वो फीमेल मर जाएगी, ठीक है। वो फीमेल मतलब वो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, जब उसके माहवारी आएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पूरा ब्लड निकल जाएगा, उसकी बॉडी में क्लॉट नहीं बन पाएगा, है ना। तो भैया इसीलिए इसका वाहक होती है फीमेल, यानी फीमेल ले जाती है। फीमेल्स के अंदर होने वाली डिजीज नहीं है। फीमेल अगर हो गई फीमेल के अंदर डिजीज तो वो जैसी प्यूबर्टी वाली कंडीशन में आएगी उसकी डेथ हो जाएगी। तो भैया चलो देख लेते हैं। तो जीन की अनुपस्थिति के कारण हो जाती है जिनसे रक्त का थक्का बनता है, ए आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूखा रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है मेरे जिगर के टुकड़ों? तो सूखा रोग मेरे जिगर के टुकड़ों, सूखा रोग को बोलते हैं जीरोप्थैलेमिया। क्या बोलते हैं? जीरोप्थैलेमिया।
थैलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोथैलेमिया बोलते हैं। इसको सूखा रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको सूखा रोग बोला जाता है मेरे दोस्तों, है ना। सूखा रोग बोला जाता है। कहां पे होता है? आंखों में होता है। कौन सा कौन सा अंग इफेक्ट होता है? आंख इफेक्ट होती है, ह्यूमन आई मेरे दोस्तों। आंखों में लेंस होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। कौन सा? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और बीमारी बताऊं मेरे दोस्तों, तो आंख में होने वाली और बीमारियों में आपका निकट दृष्टि दोष होती है, निकट दृष्टि दोष मेरे दोस्तों, है ना, निकट दृष्टि दोष मेरे दोस्तों। उसके अलावा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मेरे दोस्तों। जरा दृष्टि दोष होती है मेरे दोस्तों। और वैषम्य दृष्टि दोष, वैषम्य दृष्टि दोष मेरे दोस्तों, है ना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो आपको साफ दिखाई देंगी, दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी पर पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। जरा दृष्टि दोष में आपकी दूर और पास दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी मेरे दोस्तों। और वैषम्य में मेरे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? आपको पास और दूर वाली जो वस्तुएं हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में आप फर्क नहीं पता पाएंगे। आपकी कॉर्निया में डिफेक्ट आ जाएगा, आपको गड्ढा सा दिखाई देगा मेरे दोस्तों। तो इसको दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस इसका यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। इसके लिए दोनों वाली चीजें नहीं दिख रही हैं, तो इसलिए अवतल और उत्तल यानी बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। और वैषम्य हो जाए मेरे दोस्तों, अविंदुकता हो जाए, तो कॉर्निया का ऑपरेशन किया जाता है। या फिर आपको सिलेंड्रिकल लेंस, है ना, सिलेंड्रिकल लेंस होती है आपका बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको बता दी। तो सूखा रोग कहां पे होता था मेरे दोस्तों? आंखों में होता था। आपका आंखों में मेरे दोस्तों विटामिन ए की डाइट लेनी चाहिए। विटामिन ए का उत्तम स्रोत होता है मेरे दोस्तों गाजर। ठीक है, और इसके अलावा एग वगैरह लोगे तो आपकी आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? एमआरआई मेरे दोस्तों मैग्नेटिक, है ना, क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। क्या होगा? एमआरआई। आपने मूवीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एक मशीन देखी, बहुत गोल सी मशीन होगी, उसमें आदमी को लिटा देते हैं, अंदर सा चला जाता है आदमी, ऐसा कोई मशीन देखी है? हाँ, उसको बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों एमआरआई, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग मेरे दोस्तों। इस डिवाइस का नाम है। इससे हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है? स्कैन होता है, जिससे हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज पकड़ में नहीं आ रही हो तो उससे हमें किसी भी अंग के डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लाल गुलाब को, जब कलर कैसा है मेरे दोस्तों? जब लाल रंग को मेरे दोस्तों, है ना, नीली प्रकाश में देखा जाए, लाल और नीले को मिला दो मेरे दोस्तों तो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला कलर आ जाता है मेरे दोस्तों। तो लाल गुलाब को जब नीले प्रकाश में रखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा? बता दीजिए। लाल नहीं दिखाई देगा, नीला भी नहीं दिखाई देगा। आंसर कैसा हो जाएगा? गुलाबी लगाऊं या काला? अब तो सारे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर लगा दीजिए, है ना, फटाफट से लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों, सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं मेरे दोस्तों। आंसर क्या होगा? है ना, आपका आंसर हो जाएगा काला, ब्लैक कलर का दिखाई देगा इस तरह की रोशनी में। वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है, आप है ना वायुयान में बैठे हैं, फिर अधिक ऊंचाई से आकाश को देख रहे हैं, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा मेरे जिगर के टुकड़ों? सफेद दिखाई नहीं देगा और लाल दिखाई नहीं देगा। फटाफट से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े क्या लगा देंगे? आंसर लगा देंगे कि आपको कैसा दिखाई देगा, क्या आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। फटाफट से आंसर बता दीजिए। आकाश हमेशा कैसा दिखाई देता है? आपको पता ही, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है मेरे दोस्तों? काला दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है आकाश, अंतरिक्ष। तो आंसर क्या होगा? काला दिखाई देगा मेरे दोस्तों। बादलों से ऊपर उड़ते हैं, मैं पहले ही बता दूं, तो बादल तो नीले होते हैं, उससे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो कैसा काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात्रि दृष्टि कैमरों में काम आती है मेरे दोस्तों।
मतलब व्हाट इज यूज्ड इन नाइट विजन कैमरास, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज और विजुअल रेडिएशन। तो ये दोनों का उपयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे या अवरक्त तरंगे, वही तरंगे हैं जिसका उपयोग रिमोट में भी किया जाता है। इनकी रेंज कितनी होती है मेरे दोस्तों? 10 मीटर होती है ना, इतनी रेंज ही होती है, इसीलिए इसका उपयोग रिमोट में भी किया जाता है मेरे दोस्तों। और ये वो वाली तरंगे हैं मेरे दोस्तों जिनसे सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, अवरक्त तरंगे हो जाएगा या पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा। तो आईएफ रेज होगी मेरे दोस्तों, है ना। सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्तों? इनसे सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मेरे दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव इन्हीं की वजह से देखा जाता है। और आपको बता दूं कि रात्रि कैमरों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आपके टीवी फ्रिज, है ना, इनके रिमोट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं, सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहे, इतना तो आपको बनता है। हाँ, इस सीजन में आपको क्या करना चाहिए? हमें तो सपोर्ट करना ही चाहिए, खुशियों का त्योहार चल रहा है मेरे दोस्तों। तो बता दीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, प्रकीर्णन पर और विवर्तन पर। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क, है ना। देखते हैं कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, स्कैटरिंग है और डिफ्रैक्शन है। तो आंसर क्या नहीं होगा? ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी में से आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ऐसे जानी चाहिए ये, पर इसी माध्यम में लौट के आ जाती है मेरे दोस्तों, है ना। दो माध्यम होते तो आपको पता है कि अपवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे तो हवा है, यहाँ पे विरल माध्यम है, विरल, और यहाँ पे क्या माध्यम है? सघन माध्यम है। यानी यहाँ पे कैसा मीडियम है? रेयर। कैसा है? रेयर। और यहाँ पे कैसा मीडियम है? डेंसर। कैसा है? डेंसर मीडियम है। तो प्रकाश की किरण जब आपका सघन माध्यम से जाए, सघन माध्यम में लौट के वापस आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करेगा? इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरे दोस्तों। प्रकाशी तंतु का उपयोग कहां को होता है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां होता है मेरे दोस्तों? मोबाइल कम्युनिकेशन में, है ना। टेलीफोन, आपका जो टेलीफोन होते हैं ना, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में तो आपका माइक्रोवेव का उपयोग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है, द लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन सन इज बिटवीन द अर्थ एंड मून, द मून इज बिटवीन सन एंड द अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून एंड नन ऑफ द अबव। आपको यह बताना है कि ABCD में से क्या आंसर आना चाहिए। चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? तो देख लीजिए, ये आपका सन है मेरे दोस्तों, और ये है मेरे दोस्तों अर्थ। ये क्या है? अर्थ। ये दोनों आपस में भैया इसका चक्कर लगा रही है। और इन आपका ये कहां पे था? ये यहां पे था मून। क्या था? मून। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ? इसका रिफ्लेक्शन गया, मतलब इसकी जो सूर्य की रोशनी गई, इसका रिफ्लेक्शन इस पे चला गया। यानी सन और मून के बीच में कौन आ गई? अर्थ आ गई मेरे दोस्तों। तभी क्या होगा? आपका लूनर इक्लिप्स होगा, चंद्र ग्रहण होगा मेरे दोस्तों। तो बता दीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य नहीं आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आएगा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा? सी मस्ट बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देती हैं। आपको पता है कि धुआं होगा, तो मेरे दोस्तों धुआं का मतलब है मीडियम आ गया। क्या आ गया? मीडियम आ गया मेरे जिगर के टुकड़ों। तो जो मीडियम आ जाता है मेरे दोस्तों, उसमें क्या होता है? जब मीडियम की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या आता है? परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है? आपको पता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है मेरे दोस्तों? जब माध्यम की बात करें, M1 M2 की बात करें, तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? अपवर्तन। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स। दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो मुड़ जाती है। इस मुड़ने की, प्रकाश के मुड़ने की, विचलन की इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं मेरे दोस्तों। जब रेयर से डेंसर में जाए, जब मीडियम कैसा हो? रेयर, है ना, और यहां पे क्या हो? डेंसर।
यानी ये कैसा विरल माध्यम है मेरे दोस्तों, और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगी मेरे दोस्तों तो दूर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, सॉरी, विरल से सघन में आएगी तो पास में आ जाएगी, मुड़ जाएगी, अपने पास में आ जाएगी, इस तरह से एंगल कम हो जाएगा। पर अगर उल्टा करते तो वो ये दूर चली जाती, ठीक है, दूर चली जाती, ठीक है। तो इस वाले केस में ये आपका होगा क्या, आपका अपवर्तन। तो इसीलिए क्योंकि धुएं के आर पार देखना पड़ रहा है तो धुआं एक मीडियम है मेरे दोस्तों। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेरे दोस्तों H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 है ना, इसके साथ साथ अमोनिया की अभिक्रिया कर लेता है, NH3 की अभिक्रिया कर ले मेरे दोस्तों, तो क्या बनना चाहिए, है ना, तो बनेगा मेरे दोस्तों आपका NH3 है और H2SO4 है मेरे दोस्तों, है ना। तो मेरे जिगर के टुकड़ों क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस, है ना, दो हाइड्रोजन तो इसमें जुड़ जाएंगी, है ना। कैसे जुड़ी मेरे दोस्तों, NH3 थी ना मेरे दोस्तों, और यहाँ पे ये दो हैं और ये भी दो है, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गई, तो 3 का क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में क्या बचा, SO4 बचा, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन गया, यानी ये क्या होगा, अमोनियम सल्फेट बन के तैयार हो गया मेरे दोस्तों, है ना, अमोनियम सल्फेट बन के तैयार हो गया। और आपको बता दूं कि H2SO4 को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोला जाता है। पीएच पूछ ली जाए, पीएच होती है मेरे दोस्तों कितनी, आपका 0.5 पीएच होती है मेरे दोस्तों, है ना। हम लोग हराते यही तो है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब फटाफट से आप सेशन को लाइक और शेयर तो करते रहिए। देख रहे हो विनोद कितनी मेहनत और शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आप सेशन को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मेरे जिगर के टुकड़े आंसर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस वर्षा के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा मेरे दोस्तों किस गैस के कारण होती है ये बताना है। तो अम्ल वर्षा होती है मेरे दोस्तों SO2 और NO2 के ऑक्साइड की वजह से, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से दो अम्ल बन जाते हैं मेरे दोस्तों। एक बनेगा H2SO4 और दूसरा बनेगा HNO3, है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मेरे दोस्तों, है ना। तो एसिड रेन मेनली ड्यू टू द विच गैस, आपको दोनों गैसेस के बारे में पता है, दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सल्फर के ऑक्साइड। अगर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों आंसर होते तो भी आप SO2 आंसर लगाते, क्योंकि मेरे दोस्तों SO2 जल्दी से पानी में घुल जाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2SO4 बना लेता है, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 में मतलब यहाँ पे सल्फर के डाइऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे दोस्तों। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब कैसा मालूम होगा, अधिक की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। तो देखो मेरे दोस्तों, आपका भार होता है W=mg। क्या होता है, W=mg होता है। अच्छा, ये तो था लिफ्ट का भार। अब इंसान का भार कितना होगा, मैं मान लेता हूं m, वहां इंसान का भार की वजह से मैं a मान लेता हूं, इंसान का भार a मान लेता हूं। मतलब आपका ये क्या है, ये होता है द्रव्यमान, आपको पता ही है द्रव्यमान, और ये क्या होता है मेरे दोस्तों, त्वरण, है ना, त्वरण। जब ऊपर की तरफ जाते तो जी हो जाता है मेरे दोस्तों, मुझे पता है ना। इंसान का ये था और लिफ्ट का ये था, मैं लिख देता हूं, लिफ्ट का ये है और इंसान का ये है। अब इंसान ऊपर जाएगा मेरे दोस्तों तो ये भी एक ही जगह क्या बन जाएगा, W इंसान, है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी G बन जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ गति करेंगे तो G बन जाता है ये, है ना। A का क्या बन जाता है, G बन जाता है, ठीक है। तो चलो टोटल वेट क्या होगा, W=mg+mg मेरे दोस्तों, है कि नहीं। अब m तो अलग अलग है मेरे दोस्तों, है ना। क्या बन जाएगा मेरे, अच्छा m अगर सेम मान लेते हैं तो m कॉमन ले लेते हैं मेरे दोस्तों, G+G ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इतना ही काफी है, ठीक है, mg+mg काफी है ना। चलो mg, हाँ, तो W=mg+mg काफी है, क्योंकि मास अलग होगा, ग्रेविटेशन तो सेम होगा, G सेम होगा। अब मेरे दोस्तों, अब आप बताओ कि जब लिफ्ट कहां पे जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी मेरे दोस्तों तब भार होगा। लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जाएगी, तब ये भार फील होगा। यानी जब ऊपर जाएगी तो ज्यादा भार फील होगा कि नहीं होगा। तो जब समान वेग से ऊपर जा रही है तो आंसर ये हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों क्वेश्चन इसकी जगह ये पूछ लेता कि बता दीजिए कि लिफ्ट का भार कब, मतलब कब इंसान को कम भार फील होगा, तो W=mg मेरे दोस्तों। जब लिफ्ट नीचे आती ना मेरे दोस्तों तो mg-mg हो जाता, तो भार कम हो जाता कि नहीं हो जाता, माइनस की वजह से कम हो जाएगा घट के, है ना। और अगर भार कम होना, भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ चलेगी, जब लिफ्ट नीचे गति करेगी, नीचे की ओर
गति करे। ठीक है, अच्छा, तो W इक्वल्स टू मेरे दोस्तों mg प्लस mg पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। अब आप बता दीजिए कि लिफ्ट का भार बिल्कुल आपको शून्य, भार शून्य कब फील होगा? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? लिफ्ट की डोरी क्या होगी? टूटेगी। जब लिफ्ट की डोरी टूटेगी मेरे दोस्तों तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि अब तो ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये भी जीरो और ये भी जीरो मेरे दोस्तों। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि भारहीनता कब फील होगी, तो लिफ्ट की डोरी क्या होगी? टूट गई भैया, तो जीरो ग्रेविटेशन फील होगा। ये आपको कंसेप्ट था मेरे जिगर के टुकड़ों। तो काफी अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक कंसेप्ट को एकदम से दिमाग में छपा दूं। फिर भी आप सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे तो भैया वो करते रहे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, ये भैया धरती है, कैसी है? धरती है, और ये रहे आप, और आपने किसी वस्तु को फेंक दिया है ना 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर जा रही है मेरे दोस्तों। तो भैया धरती इसको 9.8 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्तों स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींच लेगी, ग्रेविटेशन से इसको नीचे की तरफ खींच लेगी और ये धरती पे वापस आ जाएगी। पर अगर इसकी वैल्यू क्या होती? अगर इसकी वैल्यू होती मेरे दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी क्या होती मेरे दोस्तों? स्पीड होती ना मेरे दोस्तों, तो इसको आप ये धरती के ऑर्बिट से बाहर चली जाती। इसको क्या बोलते हैं? पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो इससे कम वैल्यू कोई भी होगी तो धरती पे वापस लौट के आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? वह अंतरिक्ष में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, वह फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बता दीजिए बी और सी में से क्या आंसर लगा दूं मेरे जिगर के टुकड़ों? सारे के सारे लोगों को आंसर करना तो बहुत बहुत जरूरी है ही। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? है ना, आपका वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी, पृथ्वी पर वापस आके गिर जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैथोड किरणों में होता है मेरे दोस्तों, कैथोड किरणों में क्या होता है? तो कैथोड किरणों की बात करूं मैं दोस्तों, सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था, है ना, जे थॉमसन ने बताया था, कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट किया था मेरे दोस्तों। और किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कैथोड किरणें कैसी होती है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आवेश भी होता है मेरे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे अब? हाँ, आप सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना तो आवेश होता है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 1.6 करके कुछ है ना, और 9.1 करके क्या है मेरे दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा मेरे दोस्तों? वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ना। हाँ, तो मैंने हिंट आपको दे दिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? फटाफट से बता दीजिए। हाँ, तो आंसर क्या होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? हाँ, चलो आप लोग नहीं दे रहे तो मैं ही बता देता हूं। चलो तब तक आप द्रव्यमान बताइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे आप फटाफट से बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है? इसका द्रव्यमान बताना है मेरे जिगर के टुकड़ों। कितना होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? फटाफट से बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? मास कितना होगा? फटाफट से बता दीजिए, है ना। हाँ, तो कितना होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। किसी ने आंसर किया? हाँ मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ये इसका क्या होगा? मास होगा। तो अब आपको पता चल गया कि कैथोड किरणें होंगी, उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, आवेश होगा, दोनों होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आएगा कि नहीं आएगा मेरे जिगर के टुकड़ों? क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स रे की खोज किसने की थी? एक्स रे है मेरे दोस्तों, है ना, जो एक्स रे किया जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, हड्डियां टूट जाने पे जो एक्स रे किया जाता है, ये वही एक्स रे है। ये किसने इसकी खोज की थी? वॉन ली ने नहीं की थी। और आंसर क्या है? ABC में से आपको आंसर करना है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट से आंसर कर दीजिए कि आंसर ये आने वाला है। कमेंट बॉक्स में भर दीजिए मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा? मैरी क्यूरी आएगा, और रोएंटजन आएगा, या बैकुरल आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा मेरे जिगर के टुकड़ों? हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी मेरे दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, एक्टिवता लिख दो, है ना, इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? पोलोनियम की खोज की थी मेरे दोस्तों। पोलोनियम
और मेरे दोस्तों क्या था, इसके अलावा एक और था आपका क्या, रेडियम, इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, रोएंटजन ने किसकी खोज की थी मेरे दोस्तों, एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी मस्ट बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है मेरे दोस्तों, सही नहीं है। अच्छा सही है वो देखना है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, एक्सरे क्या करती है कि जब ये एक्सरे किया जाता है तो ये सीधी एक्सरे जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पे, आपका क्या बना देती है, एक एक्सरे बन के तैयार हो जाता है। तो फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है, तभी तो आपका क्या बनेगा, तभी तो आपका क्या बनेगा मेरे जिगर के टुकड़ों, तभी तो ये बनेगा, है ना, तभी तो आपका क्या बन जाएगा, इमेज बनता है मेरे दोस्तों। अच्छा ये परावर्तित अपवर्तित दोनों हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी माध्यम पे गिरे तो पेनेट्रेट हो जाएगी, पेनेट्रेट हो जाएगी, आर पार भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, ओके, है ना। किसी सतह पे टकरा के वापस लौट आना का तो परावर्तन बोलते हैं, और आर पार हो जाना हमारी हड्डियों से आर पार नहीं हो पाती, पर मेरे दोस्तों किस पे, मास से आर पार हो जाती है, यानी ये बात सही थी। प्रकाश की गति से चलती है, बिल्कुल चलती है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। इसमें भेदन क्षमता कम होती है, इसकी भेदन क्षमता काफी ज्यादा होती है, तभी तो हमारे शरीर को भी हड्डियों पे रुकती है, मास को तो आर पार कर देती है मेरे जिगर के टुकड़े। तो आंसर क्या आएगा, इसमें भेदन क्षमता कम होती है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है मेरे दोस्तों। गोलीय दर्पण ये होता है स्फेरिकल मिरर, ये होता है इसका सेंटर, यहां से यहां तक दूरी, अगर इसको काट लिया जाए मेरे दोस्तों तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉलिश करके इसको दर्पण बोलते हैं। ये हो गया मेरे दोस्तों एफ, ये हो गया मेरे दोस्तों सी, ये हो गया मेरे दोस्तों ध्रुव जिसको पोल बोलेंगे। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती थी, आर, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते थे। यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी एफ, मतलब टोटल दूरी 2f हो जाती है मेरे दोस्तों, है ना। रिलेशन क्या होता है, 2f इक्वल टू आर होता है, f इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि वक्रता जो आपका त्रिज्या है, फोकस दूरी है ना, f क्या है मेरे दोस्तों, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, इनमें क्या संबंध होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप बता दीजिए, आपकी जब प्रकाश की किरण किस पे जाके टकराएगी, इस पे जाके टकराएगी और लौट के आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे या परावर्तन बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तन मेरे दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी मस्ट बी राइट आंसर, ए बी सी आंसर नहीं होगा मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, ठीक है भैया, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, हमने अवतल दर्पण ले लिया, है ना। ये रहा अवतल दर्पण, ये क्या है मेरे दोस्तों P, ये क्या है मेरे दोस्तों F, अभी मैंने बताया था फोकस, ये क्या है मेरे दोस्तों C, और वस्तु को कहां पे रख दिया जाए, अनंत पे रख दिया जाए। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक समांतर किरणें जाएंगी, दूसरी समांतर किरणें आएंगी, कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, और जहां पे मिलती थी वहीं पे प्रतिबिंब बनता था, यहां पे प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों, यानी प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों कैसा, प्रतिबिंब बनेगा कहां पे बनेगा, पहले तो फोकस पर, एफ पर बनेगा। अच्छा ये कैसा है मेरे दोस्तों, इस लाइन को बोलते हैं मेरे दोस्तों मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और यही बना यानी छोटा सा, यानी इसका साइज कैसा होगा मेरे दोस्तों, अत्यधिक छोटा, कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, है ना, अत्यधिक छोटा होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब इतना बन रहा है ना। और क्या सच में ये रे मीट कर रही है, हाँ कर रही है, तो ये कैसी होगी मेरे दोस्तों, है ना, आपका होगा आपका क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता ही है। अच्छा कहां पे बनेगा, ये बनेगा एफ पर। तो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है, आपको आंसर देखना है। तो भैया क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रख दिया जाए, भैया हमने अनंत पे रख दिया था, इसको बोलते हैं अनंत, है ना। तो उसका प्रतिबिंब कहां पे निर्मित होता है, फोकस पर निर्मित होता है, कहां पे होता है, फोकस पर निर्मित होता है। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पता है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली में क्या पाया जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए मेरे जिगर के टुकड़ों कि आंसर क्या होने वाला है, आंसर ए होने वाला है या बी होने वाला है या सी होने वाला है या डी होने वाला है। तो मछली के अंदर मेरे दोस्तों कितने, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है मछली के अंदर। मेढक के अंदर मेरे दोस्तों, मेढक के अंदर 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, कैसा, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इंसान के अंदर मेरे दोस्तों, इंसान
इंसान के अंदर 6 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितना? 6 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और आप बता दो केंचुआ में कितने हार्ट होते हैं, मतलब उनमें दिलों की संख्या 1 से ज्यादा होती है। चलो मैं बता दूं 5 से भी ज्यादा होती है। अब बता दो कितने होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। और सेशन को मेरे जिगर के टुकड़ों सारे के सारे जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। और क्योंकि ये इतना जबरदस्त पूरा वीक चल रहा है, किसका? दिवाली का वीक चल रहा है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है? खुशियां मनानी है और हमें भी तो खुशियां देनी है। तो सेशन को शेयर करते चलिए और पढ़ाई जरूर जरूर करते रहिए, जिससे हमेशा आपके घर में खुशियां आती रहें। नेक्स्ट, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जीव मेरे दोस्तों किसकी? मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखेगा। मिट्टी में मेरे दोस्तों क्या छोड़ देगा? ह्यूमस छोड़ देगा। ये ह्यूमस क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको क्या देगा? जो आपको उर्वरकता देता है मेरे दोस्तों। तो क्या होगा? आपका बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं आंसर है, आपका चूहा नहीं आंसर है। आंसर क्या होना चाहिए? या तो बी आंसर होना चाहिए या सी आंसर होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोला जाता है, किसान का मित्र भी बोला जाता है। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? किसान का क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? मित्र भी बोला जाता है ना। इसके अंदर 8 हार्ट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, अर्थवॉर्म बोलते हैं या रेड वॉर्म भी इसको बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ये वेस्ट पदार्थ को खाते हैं। इनके शरीर से जब वो वेस्ट निकलता है तो कंपोस्ट की फॉर्म में निकलता है, जिसमें ह्यूमस की काफी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है मेरे दोस्तों। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में लिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है ना। बचपन में ये सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो 2 रुपए वाली बुक आती है ना मेरे दोस्तों, उसमें पढ़ा था कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी ये होता है। तो चलो आप बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? फिंच, बी हमिंग बर्ड, आपका डायमंड फायर टेल, या फिर रॉबिन मेरे दोस्तों। तो रॉबिन और डायमंड फायर टेल आंसर नहीं है। अब तो आंसर बता दीजिए। अब तो हमने 50-50 लगा दिए। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर करते रहेंगे मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होने वाला है? बी हमिंग बर्ड आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? बी हमिंग बर्ड आंसर आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? जिसके भैया जो स्तन होंगे मेरे दोस्तों, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो मैमल्स की श्रेणी में आता है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाता है मेरे दोस्तों, है ना। गैंडा नहीं है और डायनासोर भी नहीं है। डायनासोर तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। आंसर क्या आएगा? हाथी भी बड़ा और वेल उससे भी बड़ा मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो जो वेल होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है? डॉल्फिन होती है, वेल होती है। ये स्तनपाई की श्रेणी में आती है, यानी अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है मेरे दोस्तों? वेल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? वेल मस्ट बी राइट आंसर मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। एक्वस कैबिलस का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? एक्वस कैबिलस किसका वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों? भैंस का नहीं है, गधा का नाम नहीं है भैया। आंसर ए और बी में से दे तो दीजिए कि भैया कौन सा ऐसा जीव है जिसका साइंटिफिक नेम है एक्वस कैबिलस? क्या नाम है? एक्वस कैबिलस। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट से कर दीजिए, हम तो करेंगे। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? घोड़ा, है ना। और सबसे पहले जो ब्लड मापा गया था मेरे दोस्तों, सबसे पहले घोड़े का ही ब्लड नापा गया था, है ना। चलो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हमारा दंतवल्क, यानी दंतवल्क क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल मेरे दोस्तों। शरीर का, पहली बात तो शरीर का क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? शरीर का सबसे कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ होता है ये मेरे दोस्तों। कैसा है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या? आपका दंतवल्क मेरे दोस्तों। किससे बना होता है मेरे दोस्तों? आपका बना होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आप इसमें से और इसमें से आंसर दे दो। हमारे टोटल कितने दांत होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। आपके दूध के दांत कितने होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? आपके 20 टीथ होते हैं बच्चों में, टोटल 32 टीथ होते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं मेरे दोस्तों। 4 टाइप क्या होते हैं? दांत होते हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं बता रहा हूं। इंसाइजर, प्रीमोलार, मोलार और मेरे दोस्तों कैनाइन। तो फटाफट से बता दीजिए कितने दांत होते हैं। और हमारा आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट मेरे दोस्तों। आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे जो हड्डियां होते हैं और दांत होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है ना। ह्यूमंस कैन वर्क विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? टीथ,
टॉन्सिल्स, लिवर और स्किन। तो मेरे दोस्तों दांत हैं, इसके बिना तो खाएगा ही कैसे। त्वचा है, तो हमारी बॉडी की त्वचा है हमारे शरीर की रक्षा करती है मेरे दोस्तों, पहली बात। दूसरा, त्वचा है मेरे दोस्तों, त्वचा के अंदर मेलेनिन पाया जाता है, वो आपका कलर डिसाइड करता है ना। त्वचा हमारी जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको रोगों से रक्षा करने में हमारी हेल्प करती है मेरे दोस्तों, है ना। तो त्वचा भी नहीं होगा, हमारी बॉडी के वेस्ट निकालने में भी काम आती है। तो ये और ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए और बी में से। लिवर के बारे में आप फैक्ट बता रहा हूं, आप लोग आंसर करें। लिवर होता है ना मेरे दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी क्या है मेरे दोस्तों, ग्रंथि होती है, क्या, लिवर होती है। उसके अलावा मेरे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करती है, वसा को क्या करती है, वसा को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा हमारे शरीर में पित्त बनाती है, क्या बनाती है, पित्त बनाती है मेरे दोस्तों, है ना। पित्त कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है मेरे दोस्तों, है ना। ये पित्त में कोई भी एंजाइम हार्मोन कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, बस ये कैसा है, प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि हमारे जो अग्नाशय से निकलने वाले जो आपके एंजाइम्स हैं उनको क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करा सके। क्योंकि जो काइमोट्रिप्सिन है आपका, पेप्सिन है, उसके अलावा सॉरी काइमोट्रिप्सिन है आपका, लाइपेज है, वो सारे किस माध्यम में काम करते हैं, आपका वसा सॉरी आपका क्षारीय माध्यम में प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे जिगर के टुकड़े जो टॉन्सिल्स है ना, टॉन्सिल्स मतलब गले का सूज के लटक जाना, है ना, इसको बोलते हैं टॉन्सिल्स मेरे दोस्तों। ये हमारे शरीर का कोई अंग भी नहीं है और इसके बिना हम शरीर का काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है, विच ह्यूमन ऑर्गन प्रोड्यूस मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था मेरे जिगर के टुकड़ों कि ये शरीर का ऐसा अंग है जो कि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करता है और वसा को स्टोर करता है मेरे दोस्तों। बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है ना। आंसर क्या होने वाला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, वही आंसर है। चलो मैं औरों के बारे में बता रहा हूं, आंसर ये और ये नहीं है, ये और ये है। तब तक मैं इसके बारे में फैक्ट बता रहा हूं मेरे दोस्तों। जो गॉल ब्लैडर है ना मेरे दोस्तों, ये पित्त को क्या करता है, पित्त को स्टोर करता है, क्या करता है, पित्त को स्टोर करती है। ये अग्नाशय है ना मेरे दोस्तों, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन ये सेल होती हैं, क्या होती हैं, है ना, सेल होती है मेरे दोस्तों। ये कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है मेरे दोस्तों। शरीर की दूसरे नंबर की, है ना, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, शरीर के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्लैंड है मेरे दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है मेरे दोस्तों, है ना। और आपका इंसुलिन ग्लूकेगॉन, इसकी अल्फा और बीटा सेल होती हैं, जैसे बहुत सारी सेल हैं, अलग अलग क्या निकालती हैं, ये हार्मोन आपका एंजाइम बनाने के काम आती है, हार्मोन भी बनाती है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलती है। अच्छा, तो अल्फा सेल से बनता है मेरे दोस्तों ग्लूकेगॉन, क्या बनता है, ग्लूकेगॉन मेरे दोस्तों। और बीटा सेल से बनता है इंसुलिन, क्या बनता है, इंसुलिन बनता है मेरे दोस्तों, है ना। और आपको बता दूं कि जो अग्नाशय है ना मेरे दोस्तों, ये हमें डायबिटीज जैसी समस्याओं से दूर करता है, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है, कम या ज्यादा करवाने के काम आते हैं जरूरत के हिसाब से मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपका जो यकृत है ये इसका आंसर है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी यकृत है, और 1700 ग्राम वेट होता है मेरे जिगर के टुकड़ों इसका। और आपको बता दूं कि जो आपका यकृत है वो 500 टाइप की फंक्शन करता है मेरे दोस्तों। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये भी बनाता है, पिगमेंटेशन का काम करता है, शरीर से वेस्ट निकालता है, एंटी टॉक्सिन्स कहलाता है मेरे दोस्तों, है ना। बहुत सारे इसके काम है ना, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था इसका आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और जबरदस्त तरीके से मेरे जिगर के टुकड़े कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो बता दीजिए शरीर में सबसे बड़ा आकार किसका होता है मेरे दोस्तों। अभी बताया था थायराइड, ये कहां पे होता है, ये दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर ए और बी में से होने वाला है। थायराइड कहां पे होती है मेरे दोस्तों, गले में, है ना। कैसी, गले में पाई जाने वाली क्या है, एक ग्रंथि है, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है मेरे दोस्तों। और थायराइड कैसी होती है, एच शेप की होती है, कैसी होती है, एच शेप की ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या, थायराइड गले में पाई जाती है, क्या, थायराइड। इसमें एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, क्या होता है, थायरोक्सिन। किससे बनता है मेरे दोस्तों, आयोडीन से बनता है। ये किससे बनता है, आयोडीन। इसकी कमी से आपके कौन सा हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है मेरे दोस्तों घेंगा, क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ओके, तो
अब आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा पार्ट तो क्या था? लिवर ही था, आपका यकृत ही था। प्लीहा मेरे दोस्तों, है ना, आरबीसी का क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का कब्र बोलते हैं इसको, आरबीसी की कब्र को क्या बोलते हैं? आपका प्लीहा बोलते हैं। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? रुधिर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर बैंक भी बोलते हैं, रक्त का बैंक बोलते हैं मेरे दोस्तों। किसको? आपका प्लीहा को मेरे दोस्तों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है ना। आपको बताना है कि पुरुष में पाए जाने वाला कौन सा यौन अंग बताना है। प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर प्रोस्टेट, वृषण, वास डिफरेंस और वीर्य पुटका, है ना। विच ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मैन? प्रोस्टेट, टेस्टिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, है ना। तो आपको ये बताना है। आपको मेरे दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये सेक्स ऑर्गन होते हैं जो मेल के अंदर, देखो मैं आप चलो ऑप्शन लगा दीजिए, ये दोनों आंसर नहीं है, आप इन दोनों में से आंसर दीजिए। मैं कुछ फैक्ट आपको बताता हूं कि जो पुरुष होता है ना मेरे दोस्तों, इसमें टोटल कितने होते हैं? 23 क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 26 गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्तों। ये क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों? ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जब बनने लग जाता है तो इंसान क्या होने लग जाता है? वयस्क होने लग जाता है, यानी अब वो अपनी संतति को पैदा कर सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में बहुत सारी चीजें मिलके जो कि आपकी ग्लैंड्स मिलाती हैं, जो कि आपका कहां से होगा? आपका क्या बना लीजिए? प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे दे रखी है। प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें बहुत सारे सीक्रेशन मिला देती है और ये क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप? सीमन बोलते हैं, है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। इसकी ये जब फीमेल के एग से क्या होता है, जब फ्यूज होता है तो आपका क्या बन जाता है? जब एक जायगोट का फॉर्मेशन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी पेट में बच्चा की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 9th मंथ के साइकिल के बाद वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बनाने का काम कौन करता है? ये बनाती है हमारी वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। कितनी टेस्टिस होती हैं? 2 टेस्टिस होती है, लेफ्ट और राइट में, ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो ये टेस्टिस का मेन काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन बनाना। क्या बनाना? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। और इंसान होता है ना मेल, मेरे जिगर के टुकड़ों, वो जिंदगी भर तक ये टेस्टिस क्या बना सकती हैं? टेस्टोस्टेरोन बना सकती हैं। इसका मतलब कोई मेल है वो कभी भी अपना फादर बन सकता है, यानी अपनी संतान को कभी भी पैदा कर सकता है। पर फीमेल के साथ ऐसा नहीं है। फीमेल की एक फिक्स नंबर ऑफ क्या होते हैं? ओवम्स होते हैं। वो 40 से लेके 50 की एज तक क्या हो जाती है? उनके सारे जो वो होते हैं, एग्स होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद वो मां नहीं बन सकती खुद के एग से मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका वृषण आ जाएगा मेरे दोस्तों। वृषण होते हैं वो हमारे पैल्विक कैविटी से बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये होता है शरीर का तापमान, शरीर का तापमान, है ना। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका आप स्पर्म है मेरे दोस्तों, स्पर्म सर्वाइव करता है मेरे दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं पैल्विक कैविटी से बाहर की तरफ होते हैं मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में अंदर की तरफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। और ये क्वेश्चन है आपका, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे जिगर के टुकड़ों आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, है ना। इस तरह से आपकी क्या होती है मेरे जिगर के टुकड़ों? इस तरह से आपकी होती है, ओवेरी का स्ट्रक्चर होता है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। और ये ओवेरी होती है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, ये ओवेरी जो होती है ना, है ना, इस तरह से होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो हाँ, तो इसमें ये होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या ये होती है? ओवेरी। इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब मेरे दोस्तों। ये होती है सर्विक्स मेरे दोस्तों, है ना। ये होती है वेजाइना, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे यूट्रस मान लो, ठीक है। ये यूट्रस मान लो, और यहाँ पे मेरे दोस्तों ये क्या है? ये रास्ता है जो कि आपका स्पर्म को ले जाएगा। क्या ले जाएगा? स्पर्म को ले जाएगा यहाँ से। तो मेरे जिगर के टुकड़े यहाँ से स्पर्म जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्म जाके करता क्या है? तो हर महीने यहाँ से या यहाँ से एक एग रिलीज होगा। 1 महीने में एक साइड से एग रिलीज होता है नॉर्मल केस में, है ना। यहाँ पे जाके जो आपका क्या होगा? स्पर्म होगा, इससे फर्टिलाइज हो जाएगा। यानी जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें क्या हो
जाता है, इसी में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन यहीं पे होता है। तो माताओं में अंडाणु उत्पादन, अंडाणु तो यही उत्पादन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जिनको क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो अंडे बन रहे हैं, अंडे बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अंड जनन बोलेंगे, ओजेनेसिस इसको बोला जाता है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। और मैंने काफी अच्छे से कोशिश की है कि आपको एकदम से हर एक फैक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से छपा दिया जाए। मुझे पता है कि ये पूरा वीक आपका क्या चल रहा है, आपका दिवाली वीक चल रहा है, जिसमें आप सफाई भी करते हो, या पे पार्टी भी करते हो, क्रैकर्स भी फायर करते हो, घर वालों के साथ एंजॉय भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, और हम भी उन सारी चीजों में बिजी हैं, है ना। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, पूरे दिवाली वीक में आपको शुभकामनाएं तो हमारी तरफ से मिलती ही रहेंगी। और मेरे जिगर के टुकड़े, आप आंसर करते जाइए और हमारे साथ क्लासेस भी लेते जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो ये दिवाली, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी और जबरदस्त दिवाली मनेगी मेरे दोस्तों। चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ना। और इसका आंसर जैसा कि आपको पता है, हर रोज आपको किस में देना पड़ता है, कमेंट बॉक्स में करना पड़ता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है मेरे दोस्तों, इनमें से आंसर देना है। द प्रोस्टेट इज द ह्यूमन बॉडी इज, क्या है, आपकी ग्लैंड है, कनेक्टिव टिश्यू है, वॉट एवर इट इज, है ना। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, है ना। आज के लिए इतना ही मेरे जिगर के टुकड़ों, सबको बार बार हैप्पी दिवाली, है ना। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिलियों को, है ना, क्योंकि ये पूरे वीक में आप यही करने वाले हो मेरे दोस्तों। दिवाली खत्म हो जाए, दिवाली स्टार्ट हो जाए, दिवाली चल रही है, तो भी मेरे जिगर के टुकड़ों, पार्टी का जो माहौल होता है वो पूरे वीक में चलता ही रहता है, ठीक है। तो आप पार्टी करते रहिए और साथ में हमारे सेशन को लेते रहिए। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। हैप्पी दिवाली अगेन मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।